गुड इवनिंग क्लास। आप सभी जल्दी से जुड़ जाओ ताकि आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर सकें। आज की क्लास में बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं आपके केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायो में, तीनों में जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से पहले तो आप वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे कि आप अपने एग्जाम में उसको अच्छे से लिख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के पहले क्वेश्चन से, जो कि क्वेश्चन है आपका, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देते हुए समझाइए। उदाहरण देते हुए समझाना है आपको। तो यहां पे बेटा जब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे तो जैसा कि आप सभी को पता है, याद रखिएगा क्या कि जो आपका केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री में आपके दो क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का आएगा। यानी टोटल 14 नंबर लॉन्ग वाले, एमसीक्यू को हटा के मैं बात कर रहा हूं, एमसीक्यू को हटाने के बाद मैं बात कर रहा हूं, 14 नंबर का क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में आएगा। तो उसमें आपका ये चीज याद रखिएगा कि दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों प्रश्न आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन है इनसे आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात हो रही है। तो बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल में आप यहाँ पे देख रहे हो कि मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है, जिसमें 890 किलो जूल ऊष्मा निकल रही है। दूसरा है आपका बेटा कार्बाइड अभिक्रिया। लॉ ऑक्साइड Fe2O3 को एल्यूमिनियम धातु के साथ अपचयन कराने पे अभिक्रिया को उपयोग रेल की वेल्डिंग में किया जाता है। तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम है और आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया करा के एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन, और यहाँ पर भी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। ऐसे आप ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। तो आपको मेन फोकस किस पे करना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है जिसमें ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी किसे कहेंगे, जिसमें अवशोषण होगा, जिसमें ऊष्मा एकत्र की जा रही होगी, ग्रहण की जा रही होगी, उसमें उसको कहते हैं ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊष्मा निकल रही होती है उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है, इसके भी एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे 180.5 किलो जूल की ऊर्जा दी जा रही है, तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में टूट जा रहा है। तो ढेर सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है उसके आंसर से आपको मतलब है, आंसर एग्जाम्पल आप इसके अलावा और भी कोई भी डाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कारण स्पष्ट करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक है। कारण को स्पष्ट करते हुए आपको बताना है कि यहाँ पे जो परिवर्तन, कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, वो परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। पहला, गर्म करने पर मोम पिघलना। गर्म करने पर मोम का पिघलना भौतिक है या रासायनिक है। मोमबत्ती का जलना भौतिक है या रासायनिक है। भोजन का पाचन भौतिक प्रक्रम है या क्यों है वो भी बताना है आपको। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार का गर्म होना। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटन। शुष्क चूने को जल में मिलाने पर जल का गर्म हो जाना। शर्करा यानी शुगर, चीनी घोलने पर जल का कुछ ठंडा हो जाना। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे के टुकड़े को डालने पर उनके रंग का काला हो जाना।
सॉरी काले से लाल हो जाना, ये सब भौतिक है या रासायनिक परिवर्तन है, इसको कारण देते हुए बताना है। तो गर्म करने पर मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है बेटा? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है? मोम ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मोम क्या होता है? ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा होता है। मोमबत्ती का जलना क्या है बेटा? रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम के ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया पे नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक। दूसरा, भोजन का पचना भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि हमारे बॉडी में जब खाना पच रहा होता है तो उसमें एसिड्स का यूज होता है, क्योंकि पाचन क्रिया में अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा भोजन के यौगिक नए यौगिकों में परिवर्तित हो रहे होते हैं। ठीक। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार का गर्म हो जाना, ये क्या है बेटा? भौतिक परिवर्तन है। क्यों भौतिक परिवर्तन है? क्योंकि इसमें तार की भौतिक दशा में ही परिवर्तन होता है, तार की संरचना नहीं बदलती है। ऐसा नहीं है कि तार की संरचना बदल जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन, बाकी जो पॉइंट्स थे उनको देखिएगा। उनमें आपका क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटन कौन सा परिवर्तन है बेटा? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि यहाँ नए चीज बन रहे हैं, क्योंकि जल से नए पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। तो जब कुछ, याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि जब कुछ नई चीज बन रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन है, और जब कोई नई चीज नहीं बन रही है तो वो भौतिक परिवर्तन है। जब कुछ नया मिल रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन है, और जब कुछ नया नहीं मिल रहा है तो वो आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्लियर है? शुष्क चूने को जल में मिलाने पर जल का गर्म हो जाना आपका क्या है बेटा? रासायनिक परिवर्तन है। जल गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है। होता क्या है? चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, वो जैसे ही जल में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये एक नया पदार्थ है। तो नया पदार्थ बना यानी रासायनिक परिवर्तन है। शर्करा यानी चीनी को घोलने पर जल का ठंडा हो जाना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि विलयन बनने पर शर्करा एवं जल का मिश्रण बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा होता है। कॉपर सल्फेट विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालने पर रंग का काले से लाल हो जाना कौन सा परिवर्तन है बेटा? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रंग बदल गया ना, कुछ नई चीज मिली तो वो नई क्या हो गई? क्योंकि कॉपर सल्फेट के विघटन में नए पदार्थ कॉपर बनता है, जो लोहे के टुकड़े पर एकत्र हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो कलर है बेटा वो आपका काले से लाल हो जाता है। क्लियर है? तो इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए बेटा। तो समीकरण को संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए आपके पास ढेर सारे तरीके हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए आपके पास ढेर सारे तरीके हैं। जैसे आपको सबसे पहला दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है एक मेथड में, ठीक है, इस मेथड को आप देखते रहिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ शॉर्ट में भी समझा देता हूँ, उससे भी आप कर लोगे। क्या हो जाएगा? H2Br2 HBr बना ले रहा है। तो आप इसको कैसे संतुलित किया जाता है बेटा? तो आपने इस तरीके से बॉक्स बना लिया, यहां लिख लिया तत्व, यहां लिख लिया क्या? LHS, लेफ्ट हैंड साइड यानी उत्पाद। यहां पे आप क्या लिख सकते हो? ये LHS, यहां पे आप अभिकारक, और यहां क्या लिखोगे? उत्पाद लिख लोगे, और यहां क्या लिख लोगे? RHS। इन दोनों में से कुछ भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कौन कौन सा तत्व है बेटा? देखो यहाँ हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है, लिख लिया। LHS में कितने हाइड्रोजन थे? 2। ब्रोमीन कितना था? 2। इधर कितना था? 1। और इधर कितना था? 1। अब बराबर करना है, इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया, इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया, यानी उत्पाद वाले भाग में 2 से गुणा कर देने पे बराबर हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो H तथा Br परमाणु की संख्या दोनों ओर समान करने के लिए HBr में 2 से गुणा करना होता है। तो उधर 2 से गुणा कर दिया, बराबर हो गया, यानी हमारा जो संतुलित समीकरण है वो हमारा क्या हो जाएगा? H2 प्लस Br2 आफ्टर रिएक्शन 2HBr। ये बैलेंस हो गया।
दूसरा रिएक्शन था NaO2, देखो दूसरा रिएक्शन क्या था, Na प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन Na2O। अब यहां इसको संतुलित करना है तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन 2 है इधर, ये तो ऑक्सीजन को पहले संतुलित कर लो, तो ऑक्सीजन को संतुलित करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट वाइज आप लिखते चलोगे, क्या कर रहे हो बस उसी को लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, बस उसी चीज को लिख देना है। आपने क्या किया, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 2 से उत्पाद में, यानी उत्पाद में किसमें, Na2O में गुणा किया, और जैसे ही 2 से गुणा किया ऑक्सीजन संतुलित हो गया, सोडियम नहीं है, तो फिर सोडियम को संतुलित करने के लिए Na में 4 से गुणा कर दिया, और ये भी आपका संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, संतुलित समीकरण। देखो लास्ट में एकदम है यहाँ पे, ये देखो 4Na O2 और 2Na O2 क्या लिखा हुआ है, देखो ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने को दाहिनी ओर 2 से गुणा करते हैं। दाहिनी ओर किसमें, आप लिख दो किसमें हम 2 से गुणा कर रहे थे, Na में, Na2O में 2 से गुणा करते हैं। उसके बाद सोडियम की संख्या को बराबर करने के लिए सोडियम में 4 से गुणा करने पर ये मिल गया, और ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन जो भी चीजें रहेंगी सबकी मात्रा बराबर हो जाएंगी। तो ऐसे ही आप बाकी सारे को कर लोगे। क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद वाले का भी जो है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो, ये उसके आगे के पॉइंट्स का है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सेम उसी पैटर्न पे आपको करना है, बस क्या करना है, जितने आप गुणा कर रहे हो उस चीज को स्टेटमेंट वाइज बस लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया से। ये आपका एकदम मतलब बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसमें आप बहुत ही सारी चीजें समझोगे कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों, अब देखो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके विभिन्न प्रकारों को तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। क्या होता है हर प्रकार को, और उसका एक एक उदाहरण बताना है। दूसरा, कार्बनिक यौगिक में योगात्मक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एक एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर कार्बनिक यौगिक के संदर्भ में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अब बेटा लॉन्ग क्वेश्चन, बात समझिएगा, 4 नंबर में आया तो थोड़े से में काम चला लीजिएगा, लेकिन अगर 6 नंबर में खाली ये वाला क्वेश्चन आ गया कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसी पर कार्बनिक यौगिकों को संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, तो इसमें आप क्या करिएगा, पहले आप समझाइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके सारे टाइप्स बता दीजिएगा कि ये इतने 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 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे आइएगा और उसका 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि खाली प्रतिस्थापन लिख दिए तो वहां पे पूरा नंबर आपको नहीं देगा एग्जामिनर, तो उसमें आपको दिखाना होगा कि 6 नंबर का है तो आपने 6 नंबर के अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप सभी जानते हो, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है कि जब किसी भी तत्व को आपस में संयोग से किसी यौगिक का निर्माण होता है तब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जब कुछ नया बना, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि जब कुछ नया बनेगा तभी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, नया नहीं बन रहा है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, या जब किसी भी यौगिक अपघटित होकर दूसरे यौगिक बनाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर नए यौगिक का निर्माण करें, जब पुराने तत्व आपस में अभिक्रिया करके टूट के किसी प्रकार टूट के अपघटित होकर नए यौगिक का निर्माण करें, तो जब किसी भी अभिक्रिया में आप इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, फिर लिखिएगा सॉरी, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहते हो तो आप बस ध्यान से इतना समझिएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए यौगिक का निर्माण होता है पुराने यौगिकों की मदद से, वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उसमें क्या होता है कि पुराने बंध जो होते हैं वो टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। तो पुराने बंध का टूटना और नए बंध का बनना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है वो समझ में आ गया। अब ये कितने प्रकार के होते हैं,
अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं। कौन कौन से प्रकार हैं बेटा, तो आप सभी जानते हो। देखो, योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब इन्हीं का ऑर्डर आपको ऊपर नीचे मिलेगा, थोड़ा सा वर्ड में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, योगात्मक को इंग्लिश में एडिशन, प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया को सब्स्टिट्यूशन, वियोजन को डिसोसिएशन और अपघटन को डिकम्पोजिशन और उभय अपघटन को डबल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिट हो जाना। तो योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर, देखो लिखा हुआ है योगात्मक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर किसी एक पदार्थ को बनाते हैं, केवल एक पदार्थ को बनाएंगे तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। तो योगात्मक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक, याद रखेंगे क्या, जब दो या दो से अधिक मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन भी आप लोग जानते हो, जब किसी यौगिक में से, अभी आगे वो मिलेगा बट यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं, फिर स्टेटमेंट आप देखते रहो। क्लियर है, तो जब किसी यौगिक में से, कोई यौगिक हमने ले लिया, कुछ इस तरीके का यौगिक होगा AB प्रकार का, और इस यौगिक में से, इस यौगिक की अभिक्रिया किसी तत्व के साथ करा दी जाए और ये तत्व क्या करे, ये तत्व क्या कर दे, इस यौगिक में से या तो A को या तो B को क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, इस C के साथ अभिक्रिया किया तो या तो ये A को या तो या B को, A को हटाएगा तो CB प्लस B बना, CB प्लस A बना देगा, और या तो क्या बना देगा, AC प्लस B बना दे। ये एक तत्व किसी एक को वहां से विस्थापित कर दे तो इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और जब ये C इस A को प्रतिस्थापित करेगा तो बेटा याद रखिएगा, इसको कौन सा प्रतिस्थापन कहेंगे, धातु प्रतिस्थापन यानी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और जब ये B को प्रतिस्थापित कर रहा होगा, दूसरे वाले भाग को प्रतिस्थापित कर रहा होगा, तो इसको हम अधातु प्रतिस्थापन कहते हैं। कौन सा प्रतिस्थापन कहते हैं, अधातु प्रतिस्थापन कहते हैं। अधातु कब कहेंगे, जब B को हटा रहा होगा, और धातु जब A को हटा रहा होगा तो धातु का प्रतिस्थापन कहेंगे। और याद रखिएगा, एक पे हमेशा प्लस का चार्ज और B पे हमेशा माइनस का चार्ज होगा। तो जब ये C इस A को विस्थापित कर रहा होगा तो वो धातु प्रतिस्थापन, जब B को विस्थापित कर रहा होगा तो अधातु प्रतिस्थापन। क्लियर है। उसी तरीके से तीसरा है आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, वियोजित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाना यानी A और B था, एक पदार्थ से मिलके इसको मैंने किसी भी तरीके से गर्म करके, हीट करके गर्म कर दो तो हो जाएगा, या फिर यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह करा दो, विद्युत धारा से या गर्म करने से यानी उष्मा से या विद्युत धारा प्रवाहित कराने पे ये टूट जाएगा, किसमें, A प्लस और B माइनस में। या फिर आप ऐसे कह दो कि एक से दो नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। तो जब एक यौगिक से दो यौगिक का निर्माण होता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसी को आगे देखते हुए भी चलिए आप लोग। ठीक है, तो इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लो। अब यहां देखो, प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, देखो एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, NH3 प्लस HCl संपर्क विधि द्वारा अमोनियम क्लोराइड बना देता है। क्या बना देता है, अमोनियम क्लोराइड। प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या है बेटा, देखो H2SO4 जिंक के साथ अभिक्रिया किया, ये हाइड्रोजन को हटा दिया, H2 हो गया। ठीक, तो लिखा हुआ है, जिस अभिक्रिया में किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु या समूह आ जाता है तो उसे प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में आपका क्या होता है बेटा, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के
ठीक है। कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के प्रेरित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन करने से दो या दो से अधिक पदार्थों में, देखो मेन फोकस हमारा किस पे करना है, मेन फोकस आपको किस पे करना है कि जैसे ही आप करोगे तो ये क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है। तो जब दो या दो से जब दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाएगा तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया उष्मीय वियोजन, जब उष्मा के द्वारा वियोजन हो, अमोनियम क्लोराइड गर्म करने पर अमोनिया और HCl में टूट जा रहा है, तो ये उष्मीय वियोजन है। अमोनियम क्लोराइड था, इसको गर्म किया, उष्मा दिया, ये किस में टूट गया, अमोनिया और HCl में टूट जा रहा है। उसी तरीके से दूसरा आपका होता है बेटा आयनिक वियोजन। आयनिक वियोजन विद्युत धारा, जब धारा प्रवाहित किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोवाइड करने पर, ठीक है। तो जब करंट का फ्लो कराएंगे तो जब देखो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो आपका अपघटित हो जाएंगे। कब, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को विद्युत संयोजी यौगिक को जल में घोला जाता है या उच्च ताप पर गर्म करके गलित किया जाता है तो अणुओं के धनात्मक और ऋणात्मक आयन का वियोजन हो जाता है। यह आयनन विलयन में गलित या आपस में पुनः संयोजित होकर अणु बनाते हैं। इस क्रिया को आयनिक वियोजन कहा जाता है। जैसे NaCl Na+ में और Cl- में टूट जा रहा है। जैसे अभी मैंने बताया था ना, कोई हमारा AB है, इसको हमने क्या किया, तो ये A+ और B- में टूट गया, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन, इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में, परमाणुओं में स्थायी रूप से विभक्त हो जाते हैं, ठीक। अपघटन भी दो प्रकार का हो गया, उष्मीय अपघटन, उष्मा देने पे देखो ये अपघटित हुए, उष्मीय अपघटन। और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इसको आराम से देखते हुए पूरा आराम से पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। और दूसरा विद्युत अपघटन, जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो यह अपघटित हो गया। देखो H2O है, अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। यह स्थायी तत्व में टूटता है और वियोजन में स्थायी तत्व में नहीं टूट रहा होता है, ठीक है। उभय अपघटन को हम लोग डबल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। उभय अपघटन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो पहले इसको आप ऐसे नॉर्मल शब्द में समझ लो, उसके बाद यहां से आप लोग इसको आराम से स्टेटमेंट वाइज समझते रहिएगा कि क्या होता है बेटा। तो जैसे हमने दो यौगिक लिया, हमने क्या लिया, दो यौगिक लिया AB और CD, और ये दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लें, ये बना लिया AD, ये क्या बना ले AD और CB। मतलब यहां पे आयन का आदान प्रदान होता है। इसका ये देखो, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो इसका प्लस इसके प्लस के साथ आपस में एक्सचेंज हो जाए, या इसका माइनस इसके माइनस के साथ आपस में एक्सचेंज हो जाए, तो इसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटा, द्विविस्थापन। दो चीजों का विस्थापन हुआ, द्विविस्थापन यानी दो चीजों का विस्थापन हुआ। किसका किसका, A का C के पास हो गया और C का A के पास हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों, देखो जिस रासायनिक अभिक्रिया यौगिकों के आयन या अवयव आपस में अदला बदली होकर नए यौगिक बनाते हैं, आपस में एक्सचेंज होकर नए यौगिक बनाते हैं, उसे उभय अपघटन कहते हैं, उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। और याद रखिएगा, पहले आप ऐसे फॉर्मेट लिख दो, उसके बाद एग्जाम्पल लिख दो और अच्छा आ जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल आपको हर एक का याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल नहीं याद रखोगे बेटा तो नंबर पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। अगर 4 नंबर के प्रश्न में आप 4 में 4 पाना चाहते हो तो हर क्वेश्चन को पूरा डिटेलिंग लिखना पड़ेगा आपको विथ एग्जाम्पल। जिसमें एग्जाम्पल की जरूरत है वहां पे एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना पड़ेगा। 6 नंबर का प्रश्न है तो उसमें भी आपका वही सेम, पहले तो एग्जाम्पल के साथ उसको लिखना होगा, उसके बाद आप देखो कि उसके कंटेंट कम है तो उसमें हम और अतिरिक्त क्या कंटेंट जोड़ सकते हैं और क्या चीज उसमें जोड़ के उसको बनाया जाए कि वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे।
चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा इसका भी, ठीक है। ये अभिक्रिया, ऐसे दो यौगिक, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसको पूरा आराम से। आप देखो बेटा डिटेल में बैठ के आराम से घर पे आराम से एकदम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कारण देते हुए निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रकार बताना है। कारण देते हुए निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रकार बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभी आपने ढेर सारे अभिक्रिया के प्रकार देखें, उसी के आधार पे आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, Zn अभिक्रिया करके ZnCl2H2 बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखो जिंक हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, तो यहाँ पे ये कौन सा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये, विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरे में देखो दो अलग अलग यौगिक था, मिलके एक यौगिक बना दिया, ये एडिशन रिएक्शन हो गया, योगात्मक अभिक्रिया हो गई। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके एक यौगिक बना दिया, ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा, एडिशन। दो था अलग अलग आयन में हो गया, तो ये आपका कौन सा हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गई। और वियोजन में भी कौन सी वियोजन हो गया बेटा, तो आयनन वियोजन में भी कौन सा वियोजन हो गया बेटा, आयनन वियोजन हो गया, ठीक है। और कारण देते हुए समझाना है, तो कारण देते हुए में आप क्या करोगे, उसको आप एक्सप्लेन कर दोगे कि सर ये इसमें आयन में टूट रहा है इसीलिए आयनन हो जा रहा है, यहाँ पे दो मिलके एक बना दे रहे हैं इसीलिए आपका संयोजन हो जा रहा है, ठीक है, या एडिशनल हो जा रहा है। देखो यहाँ पे था ना, यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि HCl के अणु से Zn परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान ले रहा है। यहाँ देखो योगात्मक अभिक्रिया है क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया अणु बना रहा है। योगात्मक अभिक्रिया है क्यों है, क्योंकि ये इससे संयोग करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। HCl आयनिक वियोजन है क्योंकि जिसमें HCl के अणु H+ तथा Cl- आयन में अपघटित हो रहे हैं। अब यहाँ AgNO3 द्विविस्थापन अभिक्रिया है, उभय अपघटन कहो या द्विविस्थापन कहो, डबल डिस्प्लेसमेंट कहो, ठीक है, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे वाले रिएक्शन पे हम लोग चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलो आगे वाली अभिक्रियाएं देखो, HNO3 NaOH के साथ तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। उदासीन अभिक्रिया, उदासीन यौगिकों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो योगात्मक अभिक्रिया है। C2H5Br ब्रोमो इथेन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इथेनॉल और सोडियम ब्रोमाइड बना दे रहा है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये इसकी जगह आ जा रहा है। देखो ये आपका क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, देखो ये जो OH है, ये OH इस Br की जगह आ जा रहा है और Br OH की जगह चला जा रहा है, तो NaBr और C2H5OH, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। KNO3 उष्मा देके KNO2 O2 में बदल जा रहा है, तो उष्मीय अपघटन है। कौन सा अपघटन है, उष्मीय अपघटन। ये अभी हमने देखा था, उष्मीय वियोजन है। अपघटन और वियोजन में थोड़ा सा अंतर है, वियोजन में स्टेबल यानी स्थायी तत्व नहीं बनते हैं और अपघटन में स्थायी तत्व बन रहे होते हैं, ये अंतर होता है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। और याद रखिएगा वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते हुए चलेंगे आप लोग, ठीक है। वीडियो को जितना ज्यादा होगा उतना आप फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर करते हुए चलोगे। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है इस बार भी। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है, इसका कोई दो उपयोग बताइए कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है, इसका दो उपयोग। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण, विरंजक चूर्ण के उपयोग बताइए। किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो जैसा पूछा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या है, देखो जलीय सोडियम क्लोराइड
के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है, यानी विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है। अब ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम CaOCl2 का निर्माण कर रहा है प्लस जल। ठीक, विरंजक चूर्ण का उपयोग तो दो उपयोग पूछे गए हैं, 3 उपयोग यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसका, विरंजक चूर्ण का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और एकदम याद रख लीजिएगा, विरंजक चूर्ण क्या होता है, कैसे बनता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर या खाने वाले सोडे का, बेकिंग पाउडर या खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसके बनाने की विधि एवं दो प्रमुख रासायनिक गुणों का समीकरण देते हुए लिखिए। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे भी आप, मतलब जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, बट जिसको मैं स्पेशली कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ज्यादा थोड़ा सा फोकस कर लोगे। ठीक है, बेकिंग अलग तरीके से पूछ सकता है। बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधि का रासायनिक समीकरण, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र लिखिए, इसे बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण, बेकिंग सोडा बनाने की विधि का। ठीक है, तो ढेर सारे हैं, कई तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर या खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा या फिर इसी को खाने का सोडा भी कहा जाता है, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका अणु सूत्र होता है बेटा NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का। ठीक है, बनाने की विधि तो इसे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बनाया जाता है। तो देखो, सोडियम कार्बोनेट है, जलीय विलयन के लिए H2O लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम ब्राइन के कार्बोनेशन द्वारा, एक विधि ये हो गई, ये दूसरी विधि अमोनियम ब्राइन। ठीक है, तो देखो ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम अमोनिया मिला देते हैं तो ये अमोनियम ब्राइन कहलाता है बेटा, अमोनियम ब्राइन के कार्बोनेशन द्वारा। तो अमोनियम ब्राइन के कार्बोनेशन में देखो क्या रिएक्शन हो जाएगा, NaCl H2O कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 बनेगा क्या, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कई नामों से जाना जाता है। तो नाम पर ज्यादा फोकस करिएगा। MCQ में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा फॉर्मूला बेकिंग पाउडर का है, पता रहेगा बता दोगे, नहीं पता रहेगा छोड़ के आओगे। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, रासायनिक गुण पूछा था, तो रासायनिक गुण में आपका क्या है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए जाने पर यह विच्छेदित होकर सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। जब अमोनियम कार्बोनेट के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाएगा तो ये फिर आपका क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, और इसमें से जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। यह अम्लों से क्रिया करके सोडियम लवण बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। देखो, जब इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराई जाए, जैसे HCl के साथ कराई गई, तो सोडियम क्लोराइड और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, जब H2SO4 के साथ कराया गया तो सोडियम सल्फेट, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है।
ठीक है। तो और भी किसी अम्ल के साथ आप करा सकते हो, जैसे HNO3 के साथ करा सकते हो। जितने ज्यादा आपको एग्जाम्पल पता रहेंगे उतने ज्यादा आप लिखते जाओगे, उतना ज्यादा आपका नंबर का वेटेज बढ़ता जाएगा कि आपको पूरे में से पूरा दे दिया जाए। क्लियर है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चल अगला क्वेश्चन है हमारे पास, धातु कर्म से। अभी देखो ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा गया है, पहले तो उस खाली क्वेश्चन को देखो कि कितने तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है, उसके बाद उसके आंसर पे हम लोग आएंगे। एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा गया है कि बेटा देखो धातु कर्म से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न चरणों को संक्षिप्त में विवरण कीजिए। कॉपर के, दूसरा है कॉपर के मुख्य अयस्क का नाम सूत्र लिखिए तथा इसके सांद्रण की विधि का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, कॉपर के दो अयस्कों का नाम एवं सूत्र लिखिए। कॉपर के निष्कर्षण एवं भर्जन तथा प्रगलन में होने वाली अभिक्रियाओं को समझाइए, आवश्यक समीकरण भी दीजिए। निम्नलिखित को समझाइए, निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, प्रगलन क्या होता है, गालक क्या होता है। निस्तापन क्रिया को एक उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। कॉपर के दो सल्फाइड अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। भर्जन तथा निस्तापन द्वारा निस्तापन को उदाहरण देते हुए समझाइए। एक और है कॉपर पायराइड अयस्क के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब मेन पार्ट इसमें क्या है कि आपको निस्तापन भर्जन मतलब धातु कर्म होता क्या है, उसमें निस्तापन भर्जन प्रगलन और गालक पता होना चाहिए, और ये स्पेशली किसके रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए, कॉपर के रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपको कॉपर के रिस्पेक्ट में निस्तापन भर्जन प्रगलन और गालक मतलब कॉपर का निस्तापन भर्जन प्रगलन और गालक कैसे करते हैं पता होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर खाली ये बोल दिया तो खाली इनके बारे में लिख दो। देखो धातु क्रम क्या है तो पहले वो समझो। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। अयस्क से जो हमारे पास अयस्क होता है उस अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। यह निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। कौन कौन सा? अयस्क के सांद्रण द्वारा, निस्तापन द्वारा, भर्जन द्वारा, प्रगलन द्वारा, बेसोमीकरण द्वारा और धातु का शोधन यानी रिफाइनिंग ऑफ मेटल के द्वारा। यानी 6 स्टेप हैं, 6 स्टेप के द्वारा इसको किया जाता है। तो धातु क्रम क्या होता है तो वो आपको मालूम हो गया। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। और इसमें 6 स्टेप होते हैं, सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, बेसमीकरण और शोधन। तो एक एक को हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे वाली बात करते हैं। चलिए आगे देखिए, अयस्क के सांद्रण पे बात करेंगे, निस्तापन पे बात करेंगे, प्रगलन पे बात करेंगे, भर्जन पे बात करेंगे। हर एक एक पॉइंट को बात करते हुए उसके एग्जाम्पल को समझते हुए चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण। ठीक है तो यहां देखो क्या है कि जो हमको खान से यानी जो खुदाई करने पे जो प्राप्त होगा क्या, अयस्क में प्रायः कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि मिली रहती हैं। इन्हें आदित्र यानी गैंग कहा जाता है या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अयस्क से इन पदार्थों को पृथक करके शुद्ध अयस्क प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, सांद्रण कहा जाता है। यानी जब खुदाई करते समय जो आपको पदार्थ मिल रहा है, जो अयस्क मिल रहा है, उसमें जो आपको मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सारी चीजें जिनको हम लोग गैंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, उस गैंग को सेपरेट करना, निकाल देना क्या कहलाता है, उस प्रक्रिया को निकाल देना सांद्रण कहलाता है। निस्तापन यानी कैल्सिनेशन क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में, पानी ऑक्सीजन न हो, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क यानी जो सांद्रण करके निकाला आपने, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने पर उपस्थित नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य वाष्पशील
कार्बनिक अपद्रव्य का निष्कासित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निस्तापन कहा जाता है। कब? जब उसके गलनांक से कम ताप पर उसको गर्म किया जाए और उसमें उपस्थित नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जितने अवाष्पशील पदार्थ हैं वो सारे जितने वाष्पशील पदार्थ हैं वो निकल जाएं, तो उसको निस्तापन कहा जाता है। इस क्रिया में अयस्क से गैसीय पदार्थ या वाष्पशील पदार्थ अलग होते हैं तथा वह सरंध्र हो जाते हैं। उदाहरण में भूरे हेमेटाइट का देखो ये फॉर्मूला है बेटा, 2Fe2O3 3H2O। अब हेमेटाइट पूछ दिया तो बता दीजिएगा, से Fe2O3 प्राप्त होता है। जब इसको देखो उष्मा दिया गया तो 2 मोल आयरन ऑक्साइड का प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद भर्जन क्या है? अकेले या अन्य पदार्थों के साथ, ठीक है, अकेले या अन्य पदार्थों के साथ सांद्रित अयस्कों को मिलाकर गलनांक से नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में, यहां पे वायु नहीं होना चाहिए, यहां पे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है। भर्जन यानी रोस्टिंग किसे कहा जाता है? जो वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम में हो। ठीक है, अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियों वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के साथ बाहर निकल जाती हैं। उदाहरण के लिए देखो कॉपर पायराइड CuFeS2 को कॉपर पायराइड कहते हैं। से सांद्रित अयस्क का भर्जन कराने पर निम्नलिखित क्रिया होती है। देखो सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपको अभिक्रिया दी हुई है। ठीक है, ये अभिक्रिया देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे, भर्जन के आगे। ठीक है, भर्जन के आगे हमारा क्या है? प्रगलन है, स्मेल्टिंग प्रगलन में क्या होता है? तो देखिए प्रगलन में क्या होता है, भर्जन व निस्तापन के बाद बची हुई अशुद्धियों को अयस्कों से दूर करने की क्रिया प्रगलन कहलाती है। भर्जन और निस्तापन के बाद जो अशुद्धियां बच गई, उन अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन। इसमें कोई गालक यानी फ्लक्स जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 तथा कोक मिलाकर उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। अगलनीय अशुद्धियां धातु मल के रूप में निकल जाती हैं और पिघली धातु ऊपर तैरती रहती है। उदाहरण के लिए कॉपर पायराइड से कॉपर के निष्कर्षण में भर्जित अयस्क को बालू, सिलिकॉन ऑक्साइड तथा कोक मिलाकर मिश्रण से वात्या भट्टी में प्रगलन कराने में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। या देखो ये अभिक्रिया दिया हुआ है। ठीक है, अब गालक जो है, गालक वह पदार्थ है जो अधित्र यानी मृदा अशुद्धियों जैसे निस्तापन या अर्जित अयस्कों में से उपस्थित होता है। इसे रासायनिक रूप से संयुक्त होकर आसानी से गलनीय पदार्थ जैसे धातुमल कहते हैं। जो धातुमल जो वर्ड आया है, धातुमल क्या है? तो जो गालक पदार्थ होंगे यानी जो उसमें मिल जाएंगे। कब? जब उसमें हम कोक और बालू यानी SiO2 मिला के उसको गर्म कर रहे होंगे, तो वो जो उसमें सेपरेट होके नीचे जम जाएगा, अलग हो जाएगा, ऊपर आपका वो धातु तैरने लगेगा। तो वो जो नीचे वाला पार्ट होगा, जो गंदा पदार्थ होगा, जो गंदा पार्ट होगा, वो हमारा धातुमल कहलाता है। ठीक है, गालक 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। इनके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बेटा बेसोमीकरण यानी बेसोमिसेशन। तो बेसोमीकरण एक विधि है जिसमें क्या होता है? बेसेमर परिवर्तक में जमा गलित कॉपर मैट में वायु प्रवाहित की जाती है और प्रगलन की अंतिम अवस्था में आयरन सल्फाइड सहित अवशेष ऑक्सीकृत होकर धातुमल यानी FeSiO3 जो FeSi ये था के रूप में निष्कासित हो जाता है। यहाँ पे जो FeSiO2 था वो FeSiO3 के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ये देखो सारे पॉइंट्स है ना, इसमें आप कहोगे सर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बेटा ये सब स्टेटमेंट है, ये सब स्टेटमेंट इनके बारे में आपको याद करना है और जब याद किए रहोगे एग्जाम में आएगा और आप लिख के आओगे तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा सर ये बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा लिख के आओगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद छठवां टाइप जो है धातु के शोधन की बात करें बेटा, धातु के शोधन की बात करें, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में क्या है? निष्कर्षण से प्राप्त धातु जो हुआ हमको
में सामान्यतः अन्य धातुएं या अधातुएं की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, उन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? शोधन कहलाती है। और आजकल इसके लिए विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा शोधन करने की विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड बनाते हैं और विद्युत अपघटन कराने के पे शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाता है तथा अशुद्ध घुल जाती है, एनोड के नीचे कीचड़ के रूप में प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? कीचड़ के रूप में प्राप्त होती है। ठीक, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन था बेटा कि कॉपर के मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं। तो कॉपर के मुख्य अयस्क देखो कौन कौन सा है। ऑक्साइड अयस्क में क्यूप्राइट या रूबी कॉपर, टेरेनाइट, ठीक है, दो है, टेरेनाइट और रूबी कॉपर, Cu2O और CuO। उसके बाद सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क में कॉपर पायराइट CuFeS2 और कॉपर ग्लांस Cu2S, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट अयस्क है, तो कार्बोनेट अयस्क में मैलेकाइट जिसका फॉर्मूला CuCO3 CuOH का ट्वाइस, और एजुराइट, एजुराइट में CuCO3 CuOH का ट्वाइस, ठीक है। तांबे के निष्कर्षण की विधि का अयस्क में प्रकृति पर निर्भर करता है। तांबे के निष्कर्षण में निर्भर करता है, यहां देखिएगा इसको आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए अब ये अगला क्वेश्चन हमारा जो है हमारे सामने, कॉपर पायराइट के भर्जन में निम्नलिखित में होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। कॉपर पायराइट के दो सल्फेट, ठीक है। तो अब देखो कॉपर पायराइट के बारे में ढेर सारे, अभी एक ही के ना ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन ढेर सारे तरीके से आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें आपके पास ढेर सारे तरीके हैं, इसमें से किसी भी तरीके का आप यूज करो, इसमें आप किसी भी तरीके का यूज करो, उसके बाद उसको आपका आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन में क्या था, कॉपर के दो सल्फाइड, कॉपर पायराइट के निष्कर्षण की विधि, भर्जन क्या है, कॉपर पायराइट में भर्जन होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, कई तरीके से, ठीक है, कई तरीके से रहेगा। इसमें आप देखो क्या है, कॉपर के दो सल्फाइड कौन कौन से है, कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लांस। कॉपर पायराइट को से कॉपर का निष्कर्षण, कॉपर पायराइट तांबे का मुख्य अयस्क है, यह तांबे और लोहे के संयुक्त सल्फाइड है जिसमें कॉपर CuFeS2 होता है। इसमें तांबा निष्कर्षित करने की कठिनाई आती है, साधारणतः भर्जन क्रिया पर लोहे का सल्फाइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है, परंतु कॉपर पायराइट तांबे और लोहे का संयुक्त सल्फाइड है और तांबे की बंधुता सल्फर के प्रति लोहे से अपेक्षा अधिक होती है तथा ऑक्सीजन की प्रति कम होने के कारण जब तक सारा लोहा ऑक्सीकृत होकर पृथक नहीं हो जाता तब तक ऑक्साइड में परिवर्तन नहीं होता है। भर्जन की क्रिया में कुछ कॉपर ऑक्साइड बनता है, परंतु वह बाद में फिर से सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कॉपर पायराइट से तांबे के निष्कर्षण के निम्नलिखित पदों में किया जाता है। कैसे निष्कर्षण किया जाएगा, तो उसके लिए स्टेप्स हैं, उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो कॉपर में आयरन और सल्फर दोनों हैं, तो जब तक आयरन को पूरी तरीके से नहीं हटाया जाएगा तब तक वहां पे कॉपर का हमको ऑक्साइड नहीं मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे चलते हुए बात करते हैं। पहला सांद्रण, सबसे पहले सांद्रण किया जाएगा और सांद्रण में क्या होगा बेटा, देखो ये स्टेप्स हैं, इन सारे स्टेप्स को याद करके जब आप लिखोगे तब जाके आपको नंबर मिलेगा। तो सांद्रण में क्या है, अयस्क को पीसकर बारीक चूर्ण बना लिया जाता है और फिर तेल और जल के साथ मिलाकर फेन प्लवन प्रक्रम, जिसको हम फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा सांद्रित कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद भर्जन में आपका क्या है, सांद्रित अयस्क का वायु की अधिक मात्रा और ताप पर भर्जन होता है। यह क्रिया परावर्तनीय भट्टी में होती है। इस भट्टी में अयस्क में आग सीधे नहीं लगती, आग जो है वो सीधे नहीं लगती है। गैस की ज्वालाएं अयस्क पर केंद्रित होती हैं। गैस की ज्वालाएं कहाँ केंद्रित होती हैं बेटा, अयस्क पर केंद्रित होती हैं। भट्टियों में हवा के लिए विशेष छेद बने होते हैं। कॉपर पायराइट का यह आंशिक ऑक्सीकरण होता है। कॉपर पायराइट का क्या होता है, यहाँ पे आंशिक ऑक्सीकरण होता है और गंधक की बहुत सी मात्रा SO2 के रूप में निकल जाती है।
भर्जन के बाद आयरन के ऑक्साइड और सल्फाइड के मिश्रण प्राप्त होते हैं, जैसा कि आपको अभी आगे हमने देखा था। इस क्रिया में ऑक्साइड में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी ऑक्सीकृत होकर वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं और आयरन सल्फाइड कॉपर सल्फाइड की अपेक्षा पहले ऑक्सीकृत होते हैं। इसीलिए अधिकांश आयरन सल्फाइड इस क्रिया में ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे देख रहे हो आप लोग CuFeS2 ऑक्सीजन के साथ CuS, FeS और सल्फर डाइऑक्साइड, फिर जो FeS है उसका ऑक्सीकरण कराएं तो यहां पे हमको आयरन का ऑक्साइड मिल जाता है। भुनने के समय कुछ क्यूप्रस ऑक्साइड भी ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। देखो क्यूप्रिक क्या होता है, क्यूप्रस Cu2S से Cu2O बन जाता है। इस क्रिया पद में कॉपर पायराइट अधिकतर Cu2S या FeO में परिवर्तित हो जाती है, परंतु आयरन सल्फाइड का ऑक्सीकरण अपूर्ण रहता है। आयरन सल्फाइड जो है वो अपूर्ण, उस पूरी तरीके से ऑक्सीकृत नहीं होता है। अब भी इसमें कुछ आयरन सल्फाइड आपका जो रहता है वो क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे वाली बात करते हैं हम लोग। इसके बाद प्रगलन है, तो प्रगलन का प्रोसेस आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, उसमें क्या है, भुनी हुई अयस्कों को कोक और रेत मिलाकर मिश्रण को जल के चारों ओर, जो अभी आपको पूरा प्रोसेस एक सेपरेट बताया गया, उसी को मैंने बोला कि उसी का हम लोग को कॉपर पे स्पेशली याद करना है बेटा, तो ये कॉपर के लिए है। ठीक है, कॉपर का प्रगलन वाला प्रोसेस है डायग्राम के साथ, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। देखो फेरस प्रगलन के बाद बेस्मीरीकरण जो वहां पे बताया गया था, वही सारे प्रोसेस हैं, बस किसके लिए हैं, कॉपर के लिए। तो कॉपर के लिए स्पेशली क्या होता है, उसमें क्या क्या हो रहा होता है, वो सारी चीजें यहां पे दी हुई हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ते रहिए आप लोग। ये पूरा प्रोसेस है आपका कि क्या क्या चीजें उसमें कंटिन्यू हो रही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति पर टिप्पणी करना है। कार्बन चतुष्फलकीय प्रकृति पर टिप्पणी करना है बेटा, या कार्बन की चतुसंयोजकता पर टिप्पणी कीजिए कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हेनरी नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह सिद्ध किया था कि मेथेन में उपस्थित किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को एक संयोजी मूलक द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्रत्येक दशा में एक ही यौगिक बनता है। अतः कार्बन की चारों संयोजकताएं हमेशा क्या होती हैं, समान होती हैं। यानी आप चाहे CH4 लिख लो, CHCl3 लिख लो, या CH3Cl लिख लो, या CCl4 लिख लो, हर में आपका जो कार्बन की जो है वो संयोजकता हमेशा कितनी होगी, 4 होगी। कार्बन कभी भी 4 से अधिक संयोजकता को नहीं बनाता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है बेटा, ये बीच में आपको कार्बन दिख रहा है और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन की जगह जैसे मैंने यहाँ बोला CHCl3 ClClCl लगा सकते हो, तो यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का, या फिर इसको आप 109.5 डिग्री भी लिख सकते हो। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद वॉनथॉफ ने यह बताया कि मेथेन में कार्बन एक समचतुष्फलकीय केंद्रक है, स्थित रहता है, जिसके चारों संयोजकताएं क्या होती हैं, समचतुष्फलक के चारों सिरों पर और निर्देश करती है, जिसके 2 संयोजकताओं के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है बेटा, हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाता है, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको। और कार्बन के चारों संयोजकताएं एक ही तल में नहीं होती हैं। ठीक है, वो सारे आपके क्या होते हैं, अलग अलग तल में होते हैं। इसे कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति कहते हैं। क्लियर। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन है आपका, साबुन क्या है, साबुन बनाने की किसी विधि का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एकदम आप रट लोगे, बिना सोचे आपको एकदम इसको रट लेना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दीर्घ उत्तरी में 6 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
सारे पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं आपको। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किस पर टिप्पणी लिखना है कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखनी है, कार्बनिक यौगिकों के संयोजी बंध पर टिप्पणी लिखनी है और कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नाम पद्धति पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में अभी आपने पढ़ा ही था, बस वही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको किस में ले आनी है, कार्बनिक यौगिक में ले आनी है। तो बेटा जब हम कार्बनिक यौगिकों का प्रतिस्थापन करेंगे यानी वहां से, जैसे आप देखो यहाँ ढेर सारे एग्जांपल हैं आपके पास। ठीक, तो ये हमने मीथेन लिया, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को वहां से प्रतिस्थापित कर दिया, क्या बना दिया, CH3Cl। फिर ये देखो CH3Cl लिया, फिर से कराया C2H2Cl2 बना दिया, फिर कराया, फिर क्लोरोफॉर्म बन गया, फिर कराया कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन में क्या है, अभिक्रिया जिनमें कार्बन अणु में एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा शेष अणु के बिना परिवर्तन हुए प्रतिस्थापित कर दिया जाता, विस्थापित कर दिया जाता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 4 एग्जाम्पल है, आप इसमें एक भी दोगे, दो भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी ढेर सारे एग्जाम्पल है, आप उसका भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये ले सकते हो, CH3 है, इसकी अभिक्रिया करा दिया किसके साथ, H2O के साथ करा दी, अभिक्रिया किसके साथ करा दी, H2O के साथ करा दी। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी प्रतिस्थापन हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। ठीक है, संयोजी आबंध पर तो दो परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझे द्वारा, ठीक है, जो बंध बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजी बंध कहते हैं। और प्रत्येक परमाणु निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस के स्थायी विन्यास को प्राप्त करना चाहता है, जिसकी वजह से सहसंयोजी आबंध कहलाता है। तथा इसे साझे के लिए प्रत्येक परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तथा इलेक्ट्रॉन के साझे में निर्मित यौगिक जो होते हैं वो संयोजी यौगिक होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, एकल बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध। तो एकल, द्विक और त्रिक बंध है आपका, इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। एकल बंध में मीथेन, द्विक बंध में एथीन और त्रिक बंध में एसिटिलीन। त्रिक बंध में आपका क्या है, एसिटिलीन है, जिसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद इसके आगे वाले क्वेश्चन पे, इसके आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम पद्धति पे बताना है बेटा। तो सबसे पहले तो आप IUPAC का फुल फॉर्म लिख दोगे कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम दिए। क्या दिया बेटा, कुछ नियम दिया। ठीक है, और नियमों पर आधारित IUPAC नाम कहलाते हैं। तथा व्यापक रूप में प्रयोग किए जाने वाले किसी भी कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम निम्न नियमों पर कार्य करते हैं। और उसमें आप नियम कौन कौन सा लिख लोगे, सबसे पहले यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या पहचाननी होती है। कार्बन यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह या पूर्वलग्न या अनुलग्न को इंगित करना होता है। अनुलग्न जोड़ा जाता है तब कार्बन श्रृंखला के नाम के अंत में ई हटा देते हैं। यदि कार्बन परमाणु असंतृप्त है तब कार्बन श्रृंखला के नाम में इन या आइन लगा होता है। ठीक है, एन की जगह इन या आइन लगा होता है। डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। ठीक, कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह की स्थिति को 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग, मतलब जिस पोजीशन पे होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको इंगित करते हैं। ये कुछ एग्जांपल दिए होंगे, ये आपके क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको तैयार कर लोगे तो आपके दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी दोनों प्रश्न आपके हो जाएंगे और साथ ही साथ MCQ भी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, मेंडलीव की प्रारंभिक आवर्त सारणी के दोष बताइए, इनके निवारण मेंडल के संशोधित आवर्त सारणी की किस प्रकार किया।
आवर्त सारणी के बारे में। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में बेटा आपने पढ़ा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, जो जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपके सारे के सारे पॉइंट क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये सारा का सारा मेंडलीफ के बारे में है, ठीक है। क्या क्या दोष था कि उनको उनकी जगह दूसरा आया, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए बेटा, ये सारे के सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लोगे। इसके बाद आपको एक आईयूपीएससी और रिएक्शन के अलग से क्लास ली जाएगी, जिसमें केवल और केवल आपको आईयूपीएससी कैसे करना है और केमिकल रिएक्शन कैसे होंगे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बायो के कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको बता दे रहा हूं, जिनको आप थोड़ा सा स्टडी कर लोगे, जिनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, तो उससे आपके जो बायो के लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं वो आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन बायो का जो है वो आप क्वेश्चन पॉइंट में मैं खाली क्वेश्चन बता रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। इसी क्वेश्चन को कई तरीके से बोल देगा। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा आमाशय तथा क्षुद्रांश में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। मानव तंत्र के नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। मनुष्य के आहार नाल का सबसे उपयोगी भाग कौन सा है और क्यों है, मतलब वही पाचन तंत्र, उनके बारे में बताना है। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होने वाली विभिन्न विकरों से कार्य समझाइए, विकरों के कार्य समझाइए तथा मधुमेह बीमारी पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये बायो के प्रश्न बेटा, इनको खाली क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लोगे, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बताना है तथा निश्वसन और निश्वसन प्रक्रिया में विस्तार से समझाइए, या फिर आप यहां पे कह सकते हो कि केवल और केवल खाली अंतर पूछ सकता है आपको यहां पे। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपको बायो के लिए है, पोषण से क्या तात्पर्य है, मानव में पोषण के विभिन्न चरणों को वर्णन कीजिए। मुख से लेकर कोशिका में अवशोषित होने तक भोजन में होने वाले परिवर्तन को संबंधित अंगों का संदर्भ देते हुए बताना है, ठीक है। छठवां प्रश्न, रुधिर वाहिनी कितने प्रकार की होती है, इनके कार्य समझाइए, ठीक। धमनी और शिरा में क्या अंतर है, उसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया, धमनी और शिरा में अंतर बताना है, विभिन्न रुधिर वाहिनियों का नाम एवं उनके कार्य। रुधिर वाहिनी किसे कहते हैं, इनके प्रकार। क्वेश्चन नंबर 7, लसिका क्या है, लसिका क्या होता है, इसकी संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। आठवां प्रश्न बेटा, मानव हृदय की एक स्वच्छ नामांकित व्यवस्थात्मक कार्य दृश्य बनाइए तथा यह स्पष्ट कीजिए कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन रुधिर तथा विऑक्सीजन रुधिर रहता है। चित्र में रुधिर चक्रण प्रक्रिया का वर्णन करना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन विस्तार से कीजिए, या फिर उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए तथा नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। मनुष्य में क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा, मनुष्य में नर जनन तंत्र का वर्णन करना है, और 12 जो है मनुष्य में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र तथा अंडाशय और अंडवाहिनी का कार्य लिखना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको बायो में बताया गया है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग एकदम अच्छे से तैयार करके रखिएगा। इसके बाद जो इसमें जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे। बस यहाँ पे याद रखिए क्या कि जो बायो के क्वेश्चन बताए गए हैं उन क्वेश्चन को आप तैयार कर लोगे, उन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लोगे, ठीक है। तो फिजिक्स वाले सर को मैं दे रहा हूं। स्वागत है बच्चों आप सभी का। चलिए अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स वाले सेक्शन को। तो अच्छा इसमें ये पीडीएफ है।
चलिए अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के सेक्शन को। तो चलिए फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इस स्क्रीन पर वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, ठीक है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का अस्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब की साइज पूछा है और प्रकृति भी पूछा है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है, क्या कह रहा है कि कोई एक 7 सेंटीमीटर साइज का, ठीक है, वस्तु है जो कि अवतल दर्पण के सामने, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण, ठीक, ये हमारा अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के सामने 7 सेंटीमीटर का वस्तु, ये इसकी हाइट जो है 7 सेंटीमीटर है, और दर्पण से कितनी दूर रखा गया बेटा, 27 सेंटीमीटर दूर। कितनी दूर रखा गया है, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। ठीक है, तो यानी जो u का मान है यहां पे u बराबर -27 सेंटीमीटर है। ठीक, क्लियर है। और ये जो दर्पण यूज हुआ है, इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर। कितनी है, 18 सेंटीमीटर। तो जो फोकस दूरी f बराबर है 18 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है, तो यानी कि -18। अब आपसे पूछ रहा है कि एक पर्दा है, उस पर्दे को हम इस दर्पण से कितनी दूरी पर रखें कि उस पर्दे पे हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, यानी कि हमसे पूछ रहा है v का मान। क्या पूछ रहा है, v का मान। अब क्लियर है बच्चों, फटाक से कुछ नहीं, बस दर्पण का सूत्र लगाओ। ठीक है, दर्पण सूत्र आपका क्या कहता है, 1/f = 1/b + 1/u। इसी सूत्र पर सब कुछ आपका आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, v का मान। तो v को इस रखो इस साइड, बाकी सबको उधर कर दो। ये इंप्लाइज करेगा 1/b = 1/f - 1/u। अब यहां पे देखो f का मान दिया है और u का मान दिया है, दोनों को मान रखकर सॉल्व करोगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देता हूं। 1/f, f का मान कितना है, -18 माइनस 1/u का मान है -27। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 1/27 और -1/18। ठीक है, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पहले लिख लिया। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 9 × 27, 9 × 36, 27 दूना 54, 18 × 3 = 54। एलसीएम हो जाएगा आपका 54। कितना हो जाएगा, 54। तो 27 दूना 54, यानी कि ऊपर 2 से गुणा और बीच में माइनस है, 18 × 3 = 54। कितना आ गया, -1/54। कितना आ गया, -1/54। 1/v का मान कितना है, 1/v = आ गया -1/54। तो v = कितना होगा, v = हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। अब माइनस आ रहा, माइनस का मतलब यह है कि जो हम पर्दा रखेंगे वो क्या करेंगे, पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूर, लेकिन बाईं तरफ। माइनस का मतलब क्या है, बाईं तरफ, यानी कि ये इधर, यहां कहीं हम पर्दे को रखेंगे, यहां कहीं पे हम पर्दे को रखेंगे जहां पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब एक चीज और पूछा है, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति तो बेटा वास्तविक हो गई, क्या हो गई, वास्तविक हो गई। ठीक, क्लियर, वास्तविक। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज पूछा है, तो साइज के लिए h' बराबर क्या फार्मूला होता है, v/u - v/u। अब फार्मूला रख दो बेटा, h' बराबर v का मान कितना है, 27, सॉरी -54, ठीक, बटे -54, और u का मान कितना है, -27। तो 27 × 27 दूना 54, यानी कि हो गया -2। तो क्या मिला हमको, h' बराबर -2। तो h से इधर भाग, उधर जाएगा गुणा, ये इंप्लाइज करेगा h' बराबर 2 × h, और h का मान दिया है। वस्तु की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। h' कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, तो h' बराबर कितना हो जाएगा,
14 सेंटीमीटर माइनस का 14 सेंटीमीटर। अब माइनस आ रहा है, बिल्कुल सही बात, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर, यानी यहां इस प्रकार से ये प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 14 सेंटीमीटर का ये प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए जो क्वेश्चन है ना, अगर बच्चों आप क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे तो आप उसी में उलझे रह जाओगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूले पे रखा गया, तुरंत आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी टर्म नहीं था, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं था जो आपको समझ में ना आया, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। सारी चीजें एकदम आसान आसान थी। ठीक है, फिर से देखो, एक बार वापिस से समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई वस्तु है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई वस्तु है जो कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। ये दर्पण है, इस दर्पण की फोकस दूरी दिया कितना? 18 सेंटीमीटर। इसके सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर यह वस्तु को रखा गया। तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है वो क्या होती है बेटा? u होती है। तो u बराबर हमने लिख लिया। ठीक, और दर्पण की फोकस दूरी पहले दे रखी है। ठीक, तो ये हमने फोकस दूरी भी लिख लिया। क्लियर? अब कह रहा है इस दर्पण से एक पर्दे को हम कहां पे रखें कि उस पर्दे पर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बन सके। तो सिंपल सी बात है, जहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा वहीं हमें पर्दा रखना पड़ेगा। ठीक, तो प्रतिबिंब की दूरी हम निकाल लेते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए दर्पण सूत्र का प्रयोग किया गया। ठीक, जब दर्पण सूत्र का प्रयोग कर लिया गया, क्लियर? अब दर्पण सूत्र से क्या निकल के आ गया? दूरी निकल गया कि पर्दे की। तो पर्दे की दूरी कितनी है बेटा? 54 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज और पूछा था, प्रकृति पूछी थी। तो प्रकृति क्या होगी? प्रकृति जो है ये वास्तविक होगी। वास्तविक क्यों होगी? क्योंकि दर्पण के बाईं तरफ बन रहा। अगर दर्पण के पीछे यही प्रतिबिंब बनता तो आभासी हो जाता, लेकिन दर्पण के आगे ही बन रहा तो वास्तविक होगा। अब आपसे पूछा प्रतिबिंब की साइज। तो साइज निकालने का एक फार्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल सा, कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर होता माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। बस इसी में रख दो प्रतिबिंब की। ठीक है, ऊंचाई हमें नहीं पता है या प्रतिबिंब की लंबाई नहीं पता, वही हमें निकालना था। तो h डैश नहीं पता, h पता, h 7 है, और v और u दिया है क्वेश्चन में। v हमने निकाला है, u क्वेश्चन में दिया। ठीक है, रख के सॉल्व कर लिया गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र F = R/2 प्राप्त कीजिए जब कि F तथा R अपने समान अर्थों में प्रयुक्त है। तो सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि ये जो सूत्र है, ठीक है, ये आपसे डिराइव करने के लिए नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, किसी भी सूत्र का डेरिवेशन जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो डेरिवेशन वाली चीजों को, खासकर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये दर्पण सूत्र, ठीक है, देखो कौन कौन सा सूत्र का डेरिवेशन आपको नहीं करना है? 1/v + 1/u, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना। ठीक है, और उसके साथ साथ इसका भी नहीं करना है, इसका भी नहीं करना। ठीक है, लेंस सूत्र भी नहीं करना, दर्पण सूत्र भी नहीं करना, दोनों सूत्र निगमन नहीं करना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप करना भी चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है जबकि F तथा R अपने सामान्य अर्थों में, F क्या है? F जो है दर्पण की फोकस दूरी है। क्या है? दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक, और R क्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। ठीक, R जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या है और F जो है दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ? बोलो, अगर आपसे इसको मान लीजिए अगर डेरिवेशन करने के लिए पूछा भी जाएगा, अगर मान लो ठीक है आपको डेराइव ही करना तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ये हमारा क्या है? कोई उत्तल दर्पण है। ठीक, ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष। क्या हो गई? ये हो गई मुख्य अक्ष वाली लाइन, मुख्य अक्ष की लाइन। ठीक, ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष की लाइन। अब यहां पे हम मान लेते हैं अनंत से कोई प्रकाश किरण। ठीक है, अरे यार
ठीक, मान लेते हैं अनंत से कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से क्या हो रही, इस दर्पण पर क्या हो रही, आपतित हो रही। ठीक, अब ये दर्पण का मान लेते हैं यहां कहीं वक्रता केंद्र सी होगा, यहां कहीं दर्पण का फोकस होगा एफ। तो जो प्रकाश किरण क्या होती है, किसी भी दर्पण पर अनंत से मान लेती अगर आपतित होती है तो वह क्या होती है, परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, फोकस से। तो फोकस से इसको गुजार दो, ये इस प्रकार से इसे चली जाएगी, ऐसा लगेगा कि यह फोकस से होकर जा रही। ठीक, दूसरा काम क्या करोगे, इस दिए गए बिंदु पर, ठीक है, इस दिए गए बिंदु पर आप क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब कैसे खींचा जाएगा, सी से मिलाती हुई रेखा। ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब ये हो गया हमारा आपतन कोण आई और ये हो गया परावर्तन कोण आर। ठीक है, अब परावर्तन के नियम के अनुसार ये जो आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है, इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए देखिए, ठीक, अब अगर ये इतना आर है, ये इतना आर है, तो देखा जाए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए इस प्रकार से है, अगर ये कोण आर है तो ये कोण भी आर होगा, शीर्षाभिमुख प्रॉपर्टी से, शीर्षाभिमुख वाले प्रॉपर्टी से। ठीक है, चलिए ये कोण अगर आर है तो ये कोण हो गया आर। ठीक, अब देखो ये मुख्य अक्ष वाली लाइन और ये आपतित प्रकाश किरण दोनों पर समांतर है। देखो यहां देखो ध्यान से, अच्छा एक सेकंड, अलग पेज पे मैं कर दे रहा हूं जिससे आपको समस्या ना हो। चलो देखो, जैसे मान लीजिए, ठीक, ये कोई क्या है, उत्तल दर्पण, ये क्या हो गई बेटा हमारी मुख्य अक्ष, ये क्या हो गई मुख्य अक्ष। ठीक, अब इस मुख्य अक्ष के सामने हम मान लेते हैं कि कोई भी प्रकाश किरण इस प्रकार से क्या हो रही, कोई प्रकाश किरण अनंत से इस प्रकार से आ रही है। ठीक है, क्लियर। अब मान लेते हैं, यार क्या दिक्कत, क्या परेशानी है भाई, ठीक, इस प्रकार से ये जो दर्पण है इसका कहीं मान लेते हैं ये वक्रता केंद्र सी होगा और यहां कहीं इसका फोकस होगा एफ। ठीक, अब ये प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से जाएगी बेटा, फोकस से होकर जाएगी। तो ये आपका फोकस है, इस प्रकार से ये चली जाएगी। ठीक है, फोकस से होकर। अब जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है उस बिंदु पर हम क्या खींचे, एक अभिलंब खींचे, और अभिलंब दर्पण पर खींचा कैसे जाता है, उस बिंदु को सीधे सीधे प्रकाशिक केंद्र यानी कि सी से मिला दिया जाता है। तो चलिए सी से इसको हम मिला देते हैं। ठीक, चलिए सी से हम इसको क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा मिला दे रहे हैं इस प्रकार से। ठीक, चलिए सी से मिला दिया गया। ये वाली लाइन क्या हो गई हमारी, अभिलंब हो गई। ये वाली लाइन क्या हो गई, अभिलंब हो गई। अब ये हो गई आपतित किरण, आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण आई, और ये हो गई परावर्तित किरण, यहां पे जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे आर। ठीक, क्या बोलेंगे, आर। तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से अगर देखा जाए बच्चों तो क्या होगा, आपतन कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण आर। ठीक है, अब ध्यान देना यहीं पे, ये कोण अगर आर है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, आर होगा, ये कोण भी क्या होगा, आर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर। अब देखो ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं, क्या है, समांतर रेखाएं, और ये कोई तिर्यक रेखा इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जब कोई भी तिर्यक रेखा किसी समांतर रेखा को, जैसे मान लीजिए ये समांतर रेखा है और ये कोई तिर्यक रेखा है,
ठीक, ये कोई तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। तो ध्यान से देखो, ये वाला कोण आई और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये कोण हो गया आई। ठीक, अभी आपने देखा कि कोण आई बराबर कोण आर। तो किसी भी, ये जो त्रिभुज हमारा बन रहा है इसको नाम दे देते हैं ए। ठीक है, तो ACF त्रिभुज ACF कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कैसे समद्विबाहु हुआ, तो इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए। तो किसी भी त्रिभुज के अगर कोण बराबर है तो उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, ये वाली दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अतः भुजा AF इक्वल टू CF, AF इक्वल टू CF, AF इक्वल टू CF। भाई ये भुजा दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। अब देखो, ये क्या है, दर्पण का ध्रुव होता है। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तब बिंदु P A व P कैसे होंगे, समपाती होंगे। क्या होंगे, समपाती होंगे। क्लियर, ये दोनों बिंदु क्या होंगे, समपाती होंगे। अतः AF की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AF इक्वल टू PF, AF इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, PF। अब यहां पे अगर हम ध्यान दें, C से लेके P तक की दूरी क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा, PF क्या हो जाए, PC, और ये PC है कितना, R। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से दर्पण की फोकस दूरी PF बराबर कितना होगा, F कितना होगा, स्मॉल f। अब ध्यान से देखो, ये जो PC है, PC को हम दो भाग में लिख सकते हैं, PC को दो भाग में लिख सकते हैं, PF प्लस CF। तो PF और प्लस CF, PF प्लस CF। ठीक है, और PF का मान कितना बेटा, PF अब यहां पे देखो, AF की जगह क्या लिखा गया, PF, और PF बराबर है CF के, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, PF, ठीक है, और प्लस PF प्लस इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, PF। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, CF जो है AF के बराबर है, CF जो है यानी CF की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AF, और AF की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PF। तो यानी फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, CF बराबर PF। ठीक है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2PF। तो PC बराबर 2PF, और PC कितना है, R, और ये R बराबर ये क्या हो जाएगा, 2PF कितना, फोकस दूरी। तो यहां से F बराबर क्या हो जाएगा, R/2, जो कि आपको प्रूफ करना था। क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया सभी का, ले लो स्क्रीनशॉट, लेना हो तो हो गया। चलिए आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। सफिशिएंट मेमोरी, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, जो अच्छा नहीं, बस आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, दूसरा हो गया। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, कार एवं मोटरसाइकिलों, ठीक है, कार एवं मोटरसाइकिलों के अरे भाई क्या समस्या है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ओ ऊपर नीचे नहीं होगा, सिर्फ स्लाइड आगे पीछे होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं।
कह रहा है प्रश्न 3 में कि कार या मोटरसाइकिलों के अग्रदीपों और पश्च दृश्य दर्पणों में उपयोग किए जाने वाले दर्पण के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। प्रत्येक प्रकरण में अपने उत्तर पुस्तिका या उत्तर की पुष्टि के लिए कारण लिखिए। तो सबसे पहली बात बेटा यह है कि अगर हम आपको यहां बता दें कि कार हो या मोटरसाइकिल हो, ठीक है, उसके अग्रदीप और पश्चदीप के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा और छोटा बनता है, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, सोचो अगर उत्तल दर्पण की जगह अवतल दर्पण प्रयोग में लाया गया, ठीक, तो पीछे से जो गाड़ी आएगी, पीछे से जो गाड़ी आएगी, अवतल दर्पण क्या करता है? अगर वस्तु फोकस से दूर हो, अगर वस्तु दर्पण के फोकस से दूर हो तो उसका प्रतिबिंब वो क्या करता है? उल्टा बनाता है और बड़ा बनाता है। सोचो अगर कोई वस्तु जो अवतल दर्पण लगा है ये साइड में, मतलब कार में या फिर मोटरसाइकिल में, कोई वस्तु मान लेते हैं उसके फोकस के आसपास पहुंच गई, यानी कोई वस्तु उसके पीछे, तो पीछे वाली गाड़ी का वो उल्टा इमेज दिखाएगा। पीछे वाली गाड़ी का वो क्या करेगा? उल्टा इमेज दिखाएगा। और अगर कहीं वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आ गया तो बड़ा सा बना देगा, जितना बड़ा वस्तु है उससे कहीं ज्यादा बड़ा, तो आदमी डर जाएगा, एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक्सीडेंट्स के चांसेस जो है, दुर्घटनाओं के संभावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अवतल दर्पण उल्टा भी इमेज बनाता है और सीधा भी इमेज बनाता है। ठीक है, क्लियर है? तो वो सीधा और उल्टा दोनों इमेज बनाता है, तो इसीलिए जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाता, और वो वस्तु से बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण है ये हमेशा वस्तु से सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो यही एक्सप्लेनेशन देनी थी। चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला है अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब इसमें 4 कंडीशन दिया है, चलिए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अगर किसी अवतल दर्पण के सामने, ठीक, अगर किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, क्लियर? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, चलिए अब इसमें देखें, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या, कोई अवतल दर्पण है। पूछा आपसे 4 केस है, लेकिन हम पूरा 6 केस एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक, ये दर्पण क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र सी। ये क्या हो जाएगा? फोकस। अब मान लेते हैं कोई वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर है। ठीक, तो अगर पहला केस, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक, जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर चलती। ठीक, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं? फोकस से होकर चली जाती। कहां से जाती हैं? फोकस से होकर चली जाती, इस प्रकार से। ठीक, क्लियर? इस प्रकार से चली जाती हैं। तो जहां पे दोनों कट करती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा सा बनेगा, बिंदु के रूप में। क्लियर हो गया पहला। दूसरा, जब वस्तु, दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो, प्रकाशिक केंद्र के, सॉरी, के वक्रता केंद्र के बीच हो, तब कैसा बनेगा? ठीक,
ये क्या हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये लाइन क्या हो गई हमारी मुख्य अक्ष वाली लाइन हो गई, ठीक है, ये मुख्य अक्ष की लाइन हो गई। यहां कहीं मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र सी होगा, यहां कहीं इसका फोकस होगा एफ। अब मान लेते हैं कोई वस्तु यहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है, यानी कि अनंत और वक्रता के त्रिज्या के बीच में। अब यहां से चलने वाली प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण क्या होगी सदैव मुख्य अक्ष के क्या होगी बेटा समांतर जाएगी, ठीक है, सदैव मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगी फोकस से लौट जाएगी। कहां जाएगी परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी फोकस से होकर जाएगी, इस प्रकार से। क्लियर। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर पास करेगी, ठीक है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएंगी। तो दोनों जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कहां बना सी और एफ के बीच में। कैसे बना, अगर वस्तु सीधा रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसा बना उल्टा बना, प्रतिबिंब कैसा बना उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा। चलिए अगला केस देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए ये क्या हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, ये क्या हो गई ये मुख्य अक्ष की लाइन हो गई, ये मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र सी हो गया, ये इसका कहीं कहीं फोकस होगा एफ, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई वस्तु यहीं पर स्थित है, इस प्रकार से। अब अगर कोई वस्तु यहां स्थित है तो यहां से एक प्रकाश किरण क्या हो जाएगी मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, और समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें कहां से जाएगी फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होगी अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएगी। ठीक, फोकस से दूसरी प्रकाश किरण फोकस से जाएगी, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। दोनों प्रकाश किरणें जहां एक दूसरे को कट करेंगे यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा बना उल्टा बना, कैसा बना उल्टा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्लियर हो गया, तीनों केस क्लियर हो गए। चलिए अब आगे देखें, चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। बेटा याद रखना किरण आरेख जरूर पूछा जाता है, ठीक है, तो किरण आरेख खींचना आपको आना चाहिए, ठीक है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमारा क्या है कोई अवतल दर्पण है, ठीक, ये क्या मुख्य अक्ष वाली लाइन हो गई। मान लेते हैं ये इसका वक्रता केंद्र सी है, यहां कहीं इसका फोकस एफ है। अब इन दोनों के बीच में यहां कहीं पे क्या है वस्तु स्थित है, ठीक है, यहां कहीं पे कोई वस्तु ए बी स्थित है, ठीक। अब होता क्या है जो अभी तक बताया वही चीज, एक प्रकाश किरण क्या होगी मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगी परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होगी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर चली जाएगी, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर चली जाएगी। दोनों प्रकाश किरणें जहां, क्या यार उल्टा सीधा बन रहा, रुको थोड़ा सा ही कर देता हूं,
अब बेटा यहां हम पटरी पर कार लेके तो बैठे नहीं है, ठीक है। चलो, एक प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक। तो ये एबी। दूसरी फोकस से होकर जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर से दोनों जहां एक दूसरे को कट करेंगे यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। दोनों यहां पे एक दूसरे कट कर रही हैं, यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बना। कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना और उल्टा। प्रतिबिंब कहां बना, ये वक्रता केंद्र और इधर क्या अनंत। तो अगर वस्तु हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। क्लियर। चलिए अगला, इसी में समझ लो 5वां पॉइंट, अगर वस्तु फोकस पर स्थित हो, यहां अगर वस्तु फोकस पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा, ठीक। चलिए कैसे बनेगा, ध्यान दो। 5वां केस, जब वस्तु F पर स्थित हो, ये मुख्य अक्ष ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा क्या, ध्रुव P, ठीक। अब मान लेते हैं ये इसका कहीं वक्रता केंद्र C, यहां इसका फोकस है। अब यहां पे कोई वस्तु स्थित है फोकस पे, होगा क्या, एक प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर लौट जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, आगे कोई पॉइंट नहीं है तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो ये वक्रता केंद्र इस प्रकार से, और यहां से टकराने वाली प्रकाश किरण वापिस ऐसे चली जाएगी। तो अब ऐसा लग रहा कि ये दोनों कहां मिलेंगे, आगे जाके अनंत पर मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या समांतर है ना। तो समांतर वाली किरणें हमेशा ऐसा सोचा जाता है कि वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अनंत पर काटेंगे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। छठा केस, अंतिम, जब वस्तु F और P के बीच हो, यानी कि फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो या ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु F व P के बीच स्थित हो, F व P के बीच स्थित हो, ठीक है, तब क्या होगा, ध्यान दो। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये मान लेते हैं हमारा कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक। ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C, ये हो गया इसका फोकस F, ठीक। अब वस्तु यहां स्थित है, यहां कहीं स्थित है, ठीक है। अब एक प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगी, ठीक। तो यहां से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण पीछे बढ़ाओ और इसको भी पीछे बढ़ाओ तो दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, A डैश B डैश, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये दोनों प्रकाश किरणें देखो, इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये दोनों एक दूसरे से फैलती हुई चली जाएंगे, तो इसलिए इनको क्या आगे की जगह पीछे बढ़ाया गया। तो ये यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना और पीछे बन रहा है, यानी कि आभासी हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक यही केस है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है अवतल दर्पण में और सीधा बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हो गया चारों केस, इसमें 4 ही पूछा था, मैंने आपको 6 केस बता दिया। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब फिर यहां पे लिखा हुआ है अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। हालांकि ये जो है, ठीक है, शायद पुराना क्वेश्चन जो है टाइपिस्ट महोदय ने रख दिया है, निगमन आपसे नहीं पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उत्तल लेंस से 2f की दूरी पर
उत्तल लेंस से 2f की दूरी पर रखी वस्तु के लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताइए। अब लेंस सूत्र इसमें लगेगा, तो वस्तु कहां स्थित है 2f पर, ठीक है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर हम मान लें कितना है f है, और वस्तु की दूरी f इक्वल टू कितना दिया है स्मॉल f, और वस्तु की दूरी u बराबर क्या दिया है 2f, कितना दिया है 2f, ठीक है। और u को हमेशा इससे लिखते हैं। अब फार्मूला अप्लाई कर लो, v बराबर निकालना है, फार्मूला क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और यहां से आपको u का मान निकालना, निकल जाएगा। f की जगह f रख लेना और u की जगह -2f रख लेना, तो f ऑलरेडी आपका कैंसिल हो जाएगा, या जो भी आएगा वो u का मान f के पदों में आ जाएगा, u का मान f के पदों में आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। चलिए निकाल दे रहे हैं, ठीक है। 1/f, f की जगह f ही रहेगा, इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v, और u की जगह हम क्या रख सकते हैं 2f माइनस 2f। एलसीएम कितना हो जाएगा 2f, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/v, तो 2 में से 1 गया 1, तो 1/2f, यानी कि 1/2f बराबर 1/v, तो v का मतलब हो गया 2f, कितना हो गया 2f, कितना हो गया 2f। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, लेंस से प्लस में आ रहा है ना, तो लेंस के दूसरी तरफ यानी कि दाहिनी तरफ 2f दूरी पर, और अगर दाहिनी तरफ बन रहा है तो कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। चलिए अगला, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि h का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और u का मान दिया है -30 सेंटीमीटर और f का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब आगे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति आकार बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बताइए। तो स्थिति के लिए यानी v का मान निकालने के लिए बेटा अभी यही जो सूत्र हमने लगाया इसी सूत्र से आप निकाल लेंगे, निकल जाएगा। साइज के लिए फार्मूला आप जानते ही हैं, h' बराबर -v/u, ठीक है, बस इसी में रख देना, इसी में रख देना, ठीक है। जो h' का मान आएगा, h का मान आपको पता है, h' देखो u का मान यहां दिया है, b का मान आप यहां से निकालोगे, रख के यहां से h' का मान निकाल लेना, वो उसकी साइज हो जाएगी, क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए इतना कर लोगे ना, बहुत बढ़िया। आगे देखो अगला, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए लेंस से उसे कितनी दूर पर रखना पड़ेगा। अब यहां पे u का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, कितनी दूर रखना होगा, यानी कि u का मान पूछा, दिया क्या है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, किसी वस्तु के 2 गुने आकार का प्रतिबिंब, यानी जो h' का मान है वो 2h के बराबर है, h' बराबर कितना है 2h, ठीक है। h' का मान किसके बराबर आएगा 2h का, तो यहां से इस फार्मूले से आप क्या करेंगे u और b में रिलेशन निकाल लेंगे, u और b में रिलेशन निकाल लेंगे। तो u और b में रिलेशन निकालने के बाद जो दर्पण सूत्र है वही अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र है, तो मानव नेत्र के नामांकित चित्र, ये जब भी पूछा जाएगा बेटा 6 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कराया गया है, आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, एक किरण आरेख खींचकर इसका वर्णन कीजिए और इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है या इसको कम कैसे करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जब मानव नेत्र में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बनने लगता है, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिंपल, क्लियर। चलिए अगला, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि में क्या होता है कि जब पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से दूर बनता है, रेटिना से दूर बनता है, ठीक है,
और वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अब आगे है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का सचित्र वर्णन कीजिए। सिंपल आपको बनाना है बेटा एक प्रिज्म, ठीक है, और एक दिखाना श्वेत प्रकाश किरण, और यहां से अपवर्तन के बाद 7 किरणें आपको ऐसे ऐसे दिखा देना है। अब यहाँ पे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है, यही आपको लिख देना है। यानी जब हम किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण आपतित कराते हैं या श्वेत प्रकाश डाली जाती है, तो प्रिज्म क्या करती है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में क्या करती है, विभक्त कर देती है। ठीक है, ये इसका सचित्र वर्णन हो गया। विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। चालक के विभवांतर तथा धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो विद्युत विभव, एकांक आवेश को किसी परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश के मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, अब कह रहा है चालक के विभवांतर एवं धारा में संबंध लिखिए। ठीक है, तो चालक के विभवांतर और धारा में जो संबंध होता है V बटे I बराबर क्या होता है, R, यानी कि चालक के विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है। और यही बेटा ओम का नियम है, एक नियतांक होता है। क्लियर, चलिए, या इसकी जगह आप सीधे सीधे ओम का नियम भी लिख सकते हैं इनडायरेक्टली में। चलिए आगे देखिए। नामांकित किरण आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत, बेटा फिक्स कर लो। एग्जाम में ये क्वेश्चन आना है 6 नंबर में। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 6 नंबर में। आगे है धारावाही परिनलिका की चुंबकीय बल रेखाओं का आरेख खींचिए। परिनलिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ को रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी परिनलिका के अंदर हम नर्म लोहे की छड़ रखते हैं तो वो क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें आपको क्या करना है, धारावाही परिनलिका के चुंबकीय बल रेखाओं का किरण आरेख खींचना है। ठीक है, और धारावाही परिनलिका के अंदर, या अगर हम किसी धारावाही परिनलिका की बात करें तो वो एक छड़ चुंबक की तरीके से व्यवहार करती है। और छड़ चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं कैसे खींची जाती हैं ये आपको बेहतर पता है। जैसे मान लीजिए ये कोई छड़ चुंबक है, यहाँ चुंबकीय सुई रखेंगे ऐसे से खींच लेंगे, ऐसे खींच, और चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या कीजिए। चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, स्पष्ट सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहां पे भी धारावाही परिनलिका की ही बात हो रही है और इसके साथ साथ इसमें आपसे उस पर लगने वाले बल की भी दिशा पूछी हुई है, जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाएगी। अगला क्वेश्चन है आवश्यक आरेख देते हुए विद्युत मोटर। ये भी बेटा 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिक्स है। ठीक है, देखो जनित्र और मोटर दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ आएगा। आप लोग उसे तैयार रखिएगा। अगर नहीं तैयार होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कल आपको जो है हम ये विद्युत जनित्र, ठीक है, विद्युत मोटर, ये दोनों हम कल आपको स्पेशल क्लास में करवा देंगे। अगर नहीं तैयार होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र अभी भी बताया गया। ठीक, अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखे। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखे। ठीक है, तो यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर जो आपका 4 है, यानी कि फिजिक्स का चौथा चैप्टर, वो आप किसी कीमत में नहीं मिस करेंगे। उस चैप्टर के हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को आप तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इतने क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों में से सभी क्वेश्चन को आप प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। जो नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कल आपको सॉल्व करा देंगे। और जो हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, कम से कम 2-2, 3-3 बार आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।